अगर हो जाता है तो देख लीजिए, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए आप पूरा किताब थोड़े, आप उसमें बायोलॉजी निकाल के क्या कीजिएगा, या उसमें आप साइंस टेक निकाल के क्या कीजिएगा, है ना। हम आपको जैसे पीडीएफ इसलिए बोले, जैसे हिस्ट्री का पूरा सेक्शन निकाल लीजिए, वो अपना कर लीजिए, भेज देंगे, सारा भेज देंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या किए थे हम लोग, मराठा किए थे ना। आज हम लोग मराठा का उत्तराधिकार देखने वाले थे ना। हाँ हाँ पूछिए। मतलब जिसको छोड़ दिया गया, डाइवोर्स्ड, मतलब उस समय तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं डाइवोर्स का, मतलब उसके साथ रह नहीं रहे थे। जब ये वहां बीजापुर के शासक के यहाँ पे जब ये काम करने लगे ना, तो इनको पूना का जागीर सौंप दिया गया कि आप यहाँ पे रहिए, है ना, और आप यहीं से अपना सारा काम, हाँ उनके साथ नहीं रहे। और एक और, जो शिवाजी के पिताजी जो थे ना, उनका और भी ऐसा रहा है, लेकिन किताब में ऐसा कुछ ऐतिहासिक हम लोग को मिलता नहीं है, कुछ एकदम साक्ष्य के साथ। जागीर होता है कि मतलब एक जगह दे दिया जहां से टैक्स कलेक्शन करके आप अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा पटना मेरा है, तो आपको पटना का एक जगह है कंकड़बाग, आपको हम दे दिए कि आपका कंकड़बाग का सारा काम धाम, आपको जितना भी टैक्स कलेक्शन करना है सारा चीज आप करेंगे उसमें, है ना, और उसी से अपना जीवन यापन करेंगे, सारा चीज करेंगे आप। देखिए राज्याभिषेक में देरी इसलिए हुआ क्योंकि जब वो बैठे थे ना गद्दी पे, उस समय पूरा का पूरा मुस्लिम जो शासक था ना, उसका वर्चस्व साउथ से आप देखिएगा तो वो हैदराबाद वाला रीजन जो था, वो पूरा परेशान किए हुए था। इधर औरंगजेब का पावर बढ़ रहा था, तो इनको मतलब ऐसा राज्याभिषेक में ऐसा कोई दिलचस्पी था नहीं, क्योंकि इनको तो सब मान ही रहा था राजा। ये ऑफिशियल बस एक सेरेमनी कर लिए, मतलब 64 कब के 74 में, हाँ तो एक ऑफिशियल सेरेमनी कर लिए थे कि हाँ ठीक है अब राजा है। क्योंकि जो होता है उसमें जनेऊ जरूरी होता है ना, जनेऊ दिखते हैं ना, होता है बहुत सारे लोगों का, कुछ मतलब ये आप बोल सकते हैं रिलीजियस सेरेमनी है जो होता है, और राजा का भी उस तरीके से संस्कार में आता है कि उस तरीके का वो चीज हो रहा है ना, ये सारा चीज। आगे बढ़े, चलिए। तो हम लोग आज करने वाले हैं क्या, मराठा का उत्तराधिकार ना। चलिए, सबसे पहले शिवाजी आएंगे। टॉपिक लिख लीजिए, सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी, शिवाजी के उत्तराधिकारी, सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी, आप वहां पे डाल दीजिएगा मराठा, सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी या शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के उत्तराधिकारी। देखिए एक कौन थे, संभाजी, और दूसरा राजा, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, एक ही मतलब पुत्र है, दोनों एक ही माँ से, क्या अलग अलग माँ से है। तो जब दो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब दो आदमी, दो अलग अलग बीबी से दो अलग अलग बच्चा होगा, तो देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, वहां पे परेशानी आना तय है, ठीक है ना। हर माँ चाहेगी कि उसका बेटा क्या हो, राजा बने, और यहीं से समस्या उत्पन्न होगी, है ना। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग हो जाता था। पहले का जो बड़ा बड़ा राजा होता था ना, तो वो क्या करता था, उसका बहुत सारा पत्नी रहती थी। आप लोग को लगता है कि राजा जो है एकदम 500 पत्नी रखे हुए एकदम पूरा यासी कर रहा है, ऐसा नहीं है। राजा उस समय का जो था ना, वो अपना एक विवाह समझौता करता था। हर बार युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, हर बार आप युद्ध लड़ भी नहीं सकते। तो हम लोग उस समय के अगर परिवेश में रह के देखें तो आपको पता चलेगा कि राजा, जैसे मान लीजिए कोई पटना का राजा है, ये अपना क्षेत्र को विस्तार करना चाह रहा है, इसका विस्तार करना चाह रहा है। मान लीजिए हाजीपुर में एक राजा है, उससे लड़ा, उससे जीत गया। इधर जहानाबाद है, इससे लड़ा, इससे जीत गया। मान लीजिए हर बार युद्ध करेगा तो होगा क्या कि पैसा भी खर्च होगा, सैनिक मरेंगे, 10 तरह का प्रॉब्लम, उतना पैसा आएगा कहाँ से, जनता पे फिर टैक्स लगाना पड़ जाएगा, कर लगाना पड़ जाएगा। तो ऐसे में होता क्या था कि जो राजा थोड़ा सा ज्यादा वर्चस्व वाला रहता, एक दो युद्ध जीत गया, तो जो छोटा छोटा राज्य होता था ना, जैसे मान लीजिए आपका एक फतुहा का एक अलग राज्य होगा,
तो फतुहा का जो है नरेश उसको डायरेक्टली उसको बोलेगा प्यार से कि भाई तुम आ जाओ, मेरे अधीन आ जाओ, हमको इतना टैक्स चाहिए, तुम अपना राजा तुम ही रहेगा उस जगह का, लेकिन तुम मेरे अधीन आ जाओ। ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पे समस्या ये उत्पन्न होती है कि कोई भी चीज लिखित तौर पे तो उस समय था नहीं, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस समय होता था मैट्रिमोनियल अलायंस। अगर वहां के राजा का, कि अगर बेटी है कोई राजकुमारी है, तो वो लोग क्या करेगा ना, एक परिणय सूत्र में बांध देगा उसको, एक विवाह सूत्र में, कि आप इधर आ जाइए, है ना, हाँ जैसे अकबर का हुआ था ना उधर। तो यही सारा चीज हुआ। और ये फतुहा की जो राजकुमारी होगी, ये राजा की पत्नी कहलाएगी। अब पहला दूसरा तीसरा इससे मतलब नहीं है ना, ये उसके साथ उसका विवाह होगा। बहुत बार तो ऐसा व्यवस्था माना जाता था कि राजा जो है ना शादी करता था, लेकिन कभी मतलब उसको देखा भी नहीं है अपनी बीवी को। रीजन क्या है, एक खंजर होता था या उसका तलवार, तलवार को भेंट के रूप में उसको सौंप दिया जाता था, और उसके साथ उसका विवाह करवा दिया जाता था, और ये मान लिया जाता था कि इसकी मतलब हो गई है, इस टाइप का। मूवी में भी दिखाया गया ये, लेकिन ये सच भी है, और ये ज्यादातर होता था राजपूताना में, राजस्थान वगैरह जो एरिया है ना वहां पे ज्यादा होता था ये। ठीक है। बाद में जब चीजें, जब मुस्लिम शासक जब आए ना, मुस्लिम शासक जब आए तो इन्होंने क्या किया, इनका पैटर्न चेंज हो गया मैट्रिमोनियल लाइंस का, क्योंकि इनके ऊपर धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरता आ गई। वो चाह रहे थे कि अपना धर्म हम लोगों को इम्पोज लोगों के ऊपर करें। तो इसीलिए वहां से क्या हुआ, फिर एक वैवाहिक समझौता होना स्टार्ट हुआ, लेकिन उसमें क्या होता था, रियल पत्नी के रूप में उसको अपनाना पड़ता था, है ना। तो इस तरीके का पूरा चल रहा था। तो ये जो दो है ना, इसके उत्तराधिकारी हुए, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। इसके बाद एक और है, देखिए इसके, इसका जो बेटा बनेगा ना उसका नाम होगा शिवाजी दो, शिवाजी। और इसका क्या नाम होगा, संभाजी का बेटा, उसका नाम साहू जी। ठीक है ना, उसको साहू जी लिख लीजिए यहाँ पे। बस ये आप क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, है ना। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, हाँ हाँ, मतलब ये इसी तरीके से चलेगा, ऐसे क्रोनोलॉजी आप पहले लिखिए ना, उसके बाद समझ में आएगा आपको। लिखिए, शिवाजी के मृत्यु के बाद, शिवाजी के मृत्यु के बाद, शिवाजी के मृत्यु के बाद, ऑनलाइन वाले आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, हम जितना भी होगा ना हम कोशिश करेंगे जोर से बोलने का। ठीक है ठीक है। शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी, संभाजी पन्हाला के किले, पन्हाला, पन्हाला के किले में कैद थे। वे वहां से भागकर, कैद थे, वे वहां से भागकर साम्राज्य के छत्रपति बने। संभाजी वहां से भागकर क्या हुआ, छत्रपति बने। उसके बाद लिखिए 1686 में, 1686 में संभाजी ने अंग्रेज, सॉरी औरंगजेब, अंग्रेज अंग्रेज बार बार निकल जाता, संभाजी औरंगजेब, संभाजी औरंगजेब के विद्रोही पुत्र, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय को शरण दे दिए, शरण दे दिए, जिस कारण, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी को यातना देकर, संभाजी को यातना देकर मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर किया,
है ना, मार दिया, यातना देकर मार दिया। और उनके पुत्र साहू जी को बंदी बना लिया। साहू जी को बंदी बना लिया। साहू जी को बंदी बना लिया। सांभा जी के बाद सांभा जी के बाद साहू जी सांभा जी के बाद राजा राम लिख लीजिए, साहू जी नहीं, साहू जी तो मतलब कैद है, वो बनेगा राजा राम। हाँ, सांभा जी के बाद राजा राम, राजा राम शासक बना। शासक बना, किंतु 1700 में, 1700 ईस्वी में, किंतु 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। राजा राम की पत्नी, क्या नाम है? ताराबाई। राजा राम की पत्नी ताराबाई, राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्प आयु पुत्र ने अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया। और खुद उसकी संरक्षक बनी। और खुद उसकी संरक्षक बनी। खुद उसकी संरक्षक बनी। सा, साहू जी साहू जी जो मुगल दरबार में कैद था, साहू जी जो मुगल दरबार में कैद था, को बहादुर शाह ने को बहादुर शाह ने बहादुर शाह ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए रिहा कर दिया। रिहा कर दिया। साहू जी ने साहू जी ने शिवाजी द्वितीय को साहू जी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित करके पराजित पराजित करके छत्रपति बन गया। किंतु 1749 में किंतु 1749 में 1749 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद इनके मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां पेशवा के हाथों में चली गई। पेशवा के हाथों में चली गई। ठीक है।
तो क्वेश्चन उठता है कि पेशवा कौन है ना? तो पेशवा कौन है, इससे पहले थोड़ा सा एपिसोड को समझिए क्या है। साहू जी को कैद कर लिया था कौन? औरंगजेब। उसी समय जब साहू जी, थोड़ा सा इस ग्राफ को देखिए, इसका बेटा ये बना साहू जी, इसका बेटा है संभाजी का। ये दोनों एक माँ से, मतलब इधर से एक पीढ़ी चल रहा है, एक इधर से चल रहा है। एक मरा, एक कैद है, तो दावेदारी किसका बना? इधर का। ये भी मर गया। इसकी जो वाइफ है ताराबाई, वो अपना अल्पायु पुत्र जो है शिवाजी द्वितीय, इसको बना देगी शासक और उसका संरक्षक बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि है तो सब शिवाजी के परिवार का और शिवाजी का बड़ा नाम है। जब इस साइड से कोई बचा ही नहीं, क्योंकि एक जेल में है ये, मरा मुगल के जेल में है ये, तो ये जब आएंगे कब आएंगे, इनका इंतजार हो रहा है। इनका जो है ना इंतजार हो रहा है कि ये आएंगे कब आएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। समय आता है कि जब ये शिवाजी द्वितीय जब गद्दी पे बैठता है ना, तो उस समय शाह आलम है, नहीं सॉरी बहादुर शाह है उसमें। और बहादुर शाह जो है ना उस समय क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि मराठा का सल्तनत थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसका जो साम्राज्य है बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाह रहा। वो बस ऐसा काम करना चाह रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उस समय क्या कर रहा है, वो साहू जी को रिहा कर दे रहा है। और साहू जी जब रिहा हो रहा है तो इसको कहां बुला रहा है? मराठा साम्राज्य में बोल रहा है कि आपका जरूरत है, आप जाइए। अब जो बहादुर शाह है ये इस चीज को समझ गया है कि ये और ये इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, और कन्फ्लिक्ट वहां से है, दो अलग अलग माँ से। ये दावेदार रियल में ये है, ऐसा इसको लगता है, इसको लगता है ये है। ये जब तक इसकी माँ संरक्षक रहेगी इसका, उसको चढ़ने नहीं देगी गद्दी पे। तो ये पारिवारिक मुद्दा है, और इसको बहुत अच्छे से समझा मुगल कि पारिवारिक मुद्दा है, आदमी को कमजोर करना है तो सबसे पहले परिवार में कॉन्फ्लिक्ट कर दो। आप अक्सर देखिएगा जो भी परिवार होता है ना, आप तो आधे से ज्यादा लोग मैरिड ही हैं यहाँ पे, आपको पता ही होगा परिवार में किस तरीके का क्लेश होता है। ठीक है ना? छोटी छोटी बातें इधर से उधर जो हो जाती है ना, उसकी वजह से आपके परिवार में तनाव का स्थिति बन जाता है। यहाँ तो बात उत्तराधिकारी का है। क्या? सरकार चलाना, हाँ, मतलब यहाँ पे सारा चीज मराठा का, मतलब वो सर्वे सर्वा बन जाएगा। तो सबसे जो कमजोर पहलू होता है ना, वो होता है परिवार। इस पे अटैक पर्सनल अटैक माना जाता है। आदमी इतना ज्यादा करता क्यों है? आप आज इतना शादी वादी हो गया था, आराम से लाइफ वाइफ जीते, बच्चा बच्चा ही बहुत लोगों का होगा, आराम से एकदम परिवार आपका चलता। क्या जरूरत था आपको बीपीएससी टीचर वाले में आने का? क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ सोच रहे हैं कि आने वाला जो परिवार आपका है, आने वाला जो पीढ़ी है, आप कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर सके और अपने लिए भी कुछ कर सके, है ना? और यही पारिवारिक मुद्दा जो होता है आपको विवश कर दे रहा है सुबह सुबह 8-9 बजे पहुंचने के लिए यहाँ। आप यहाँ पे अगर 9 बजे पहुंच रहे हैं, 9:30 बजे, तो इसका मतलब है कि आप घर से 8:30 बजे तक नहा धो के एकदम रेडी होके नाश्ता वास्ता बना के आप आते होंगे। हम हॉस्टल वाले लोग का बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, बाकी लोग। तो आप रियल में स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज जो है ना यहाँ पे परिवार वाला हो रहा था, और मुगल जो है ना थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाया। ऐसा माना जाता है कि जो बहादुर शाह है ना उस समय का, उसको मराठा परिवार का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो तनाव का स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति है, इसके बारे में एक मराठा जो पेशवा, मतलब या जो उस समय मराठा साम्राज्य में जो एक्टिव एक आदमी था गुप्तचर, उसने इस चीज की जानकारी उसको दी। ठीक है ना? उसको जानकारी दिया गया कि चाचा देखिए बात यह है कि आपको लड़ने उड़ने की जरूरत नहीं है। हम वहां पे पुणे वाला रीजन में हम घूम कर आए हैं, वहां पे आज भी साहू जी का इंतजार होता है। साहू जी का कुर्सी ना होने, प्रेजेंट वहां नहीं होने की वजह से इधर वाला पीढ़ी अपना काम चला रहा है, और इन दोनों के बीच में तनाव का स्थिति बहुत ज्यादा है। तो कुछ करने का आपको जरूरत नहीं है, आप बस इसको क्या कीजिए, छोड़ दीजिए साहू जी को। अब साहू जी जैसे ही वहां जाएंगे, इसके साथ उसको युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना आसानी से गद्दी देगा नहीं। और यही चीज हुआ, आपस में ये दोनों जब लड़ा, उसमें कौन जीता?
और साहू जी फिर से छत्रपति बन गया। तो यही कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है ना। और यहीं से फिर क्या हुआ ना, जैसे जैसे 49 के आसपास जब इसकी मृत्यु हो जाएगी ना, ठीक है, तब सारा का सारा पावर किसके पास आ जाएगा, पेशवा के पास। पेशवा हम आपको एकदम सिंपल सा बोलचाल के भाषा में समझा देते हैं क्या होता है। एक राजा है, उस राजा का अलग अलग जगह पे क्या है ना, मंत्री है। जैसे आप समझ लीजिए, एक है किंग। किंग का मान लीजिए कि इधर मंत्री परिषद है, इधर अलग अलग गुट का सेना है ना। हर मंत्री का अपना अपना एक विभाग होगा, हर सेना का टुकड़ी का सेना नायक होगा एक। लेकिन इस सारे टुकड़ी का सेना नायक जो है और इस मंत्री के परिषद, इस दोनों के बीच में एक जगह है, उसका नाम है पेशवा, जो दोनों के बीच में कड़ी स्थापित कर रहा है। ये इसका भी हेड हो रहा है और इन सब के बीच का भी क्या है, हेड नहीं बोल सकते, मतलब उसके राय मशुरा से काम करेगा, मीडिएटर है, इंटरमीडिएटरी। और इसके पास आप समझ, ये राजा को रिपोर्ट करेगा, जो राजा है। तो ये पेशवा जो है ना, सब कुछ करना धरना इसी को है आपसे। मंत्री के बीच का विवाद है जो भी है, या सेना, उस समय का सेनापति बहुत स्ट्रांग होता था। राजा के नाम पे लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन लड़ कौन रहा है, पेशवा, ठीक है ना। साम्राज्य भले ही मराठा कहला रहा है, राजा का कहला रहा है साम्राज्य, लेकिन उसको जीतने वाला आदमी कौन है, मतलब इसको राजा के बराबरी में खड़ा कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक डेकोरम बना हुआ एक डेकोरम है, एक थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, सीनियोरिटी है ना। तो उसके आधार पे ये पेशवा का एक पद है। और पेशवा कोई आम आदमी नहीं बन सकता। पेशवा जो है ना, ये ऐसा आदमी होना चाहिए जो युद्ध क्षेत्र में भी कुशल हो, पढ़ा लिखा जानकार व्यक्ति भी हो, सामाजिक दृष्टिकोण से भी समाज को समझने वाला व्यक्ति हो, मतलब सर्वगुण संपन्न जो आदमी होगा ना, वो बनता था पेशवा। तो लिखिए पेशवा क्या है, या पेशवा का काल। पेशवा का काल 1713 में ये प्रारंभ होगा और चलेगा कब तक, 16 तक चलेगा, 1816 के आसपास है ना। 16 कहीं के 18 भी लिखा होता है, 16 18 जो भी लिखना है लिख लीजिए। 1713 से कितना, 1818 तक लिखिए। पेशवा पेशवा की पदवी वंशानुगत थी। पेशवा की पदवी वंशानुगत थी। पेशवा मराठा साम्राज्य में, पेशवा मराठा साम्राज्य में क्लासेस आर लाइव। ये लाइव क्लास चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चला रहा भाई। अंशु कुमारी ना, लेकिन हाँ ठीक है ठीक है, दिस इज द लाइव क्लास। एप्लीकेशन अभी भी अपडेट हो रहा है, तो काइंडली एक बार आप ऑफिस में आके विजिट कीजिए या कॉल कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ग्लिच है, आप ही के लिए वो बन रहा है एप्लीकेशन, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना। बाकी साउंड तो ठीक ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, क्या लिखा आपने, मराठा साम्राज्य में राजा के बाद या छत्रपति के बाद, हाँ छत्रपति के बाद, राजा भी लिख दीजिए ना, छत्रपति भी लिख दीजिए ब्रैकेट में। छत्रपति के बाद, छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था, सबसे महत्वपूर्ण पद था साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार भले ही, साम्राज्य विस्तार भले ही छत्रपति छत्रपति की आज्ञा पर चलाया जाता था,
चलाया जाता था, परंतु परंतु उसका निदेशक उसका निदेशक पेशवा होता था। पेशवा होता था। सेनापति इसको बोला नहीं जा सकता था, क्योंकि देखिए सेनापति आपको जो हम बताए ना कि अलग अलग कूट का होता था, और ये सारे सेनापति का हेड होता था। जैसे आप अगर प्रधानमंत्री के जैसा, जैसे आप वजीर होता था ना मुगल में, पेशवा वही है। ठीक है ना, पेशवा को आप प्रधानमंत्री के तौर पे आप मान लीजिए कि लगभग 90% उसका काम उसी के जैसा है। प्रधानमंत्री की मतलब मंत्री परिषद का भी क्या है, वो हेड है, और इधर से आपका सेना नायक का भी। और इसी के निदेशक में निर्देशन में क्या होगा, कोई भी अभियान चलेगा। जैसे एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, आप उसमें देखिएगा कि वो पूरा का पूरा लीड कर रहा है। जो पेशवा बाजीराव है ना, वो पूरी तरीके से लीड कर रहा था। और वो छत्रपति जो उस समय थे, छत्रपति जो है उसको परमिशन पूरा दिए हुए थे कि आप इस तरीके का, क्योंकि ये ऐसा पोस्ट था ना। अब यहाँ ये जैसे राजा क्या है, एक वंशानुगत है ना, ये भी पेशवा का भी पोस्ट क्या है, वंशानुगत है। ये मरा, उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे। ठीक है ना। लेकिन जो भी इसका बेटा बनने वाला रहेगा ना उत्तराधिकारी, उसको एकदम ट्रेनिंग बड़ा तगड़ा मिलेगा। ठीक है ना, बहुत तगड़ा। बाजीराव जब कोई भी, और मराठा साम्राज्य, कभी भी आप अगर पुणे के साइड जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको मराठा साम्राज्य से जुड़ी हुई वहां पे मिलेगी। कोंढाना का किला, और भी बहुत सारा किला है उन सब जगहों पे, और लोग चढ़ते भी हैं वहां पे किला पे। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है। उन सब जगहों पे जब आप जाएंगे ना, तो आपको ये चीज पता चलेगा कि हर किला जो है ना, कुछ कुछ अभियानों के बाद बनाया गया। और ऐसा बहुत सारा, मतलब बोल सकते हैं कि घर वर जो होता है ना, जैसे एक रहने योग्य घर, या आज के डेट में जिसको फार्म हाउस बोलते हैं, तो ऐसा बहुत सारा अभियान जब जीत कर आता था पेशवा, तो उसके सम्मान में जो छत्रपति होता था ना, वो उसके लिए बनवाता था। जैसे बाजीराव जब जीत कर आया था, तो उसके लिए शनिवार वाड़ा बनाया गया था, है ना। शनिवार वाड़ा बनाया गया था। बहुत सारा ऐसा जगह है। ठीक है ना। शुक्रान वाड़ा, बहुत सारा बनाया गया था। जिसमें कि क्या होता है, एक उसको मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह का वेटेज, एक तरह का गिफ्ट है उसके लिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहे। पेशवा जब जीत कर आता था ना, तो उसको राजा जो था छत्रपति, उसको बहुत सारी उपाधि देता था, है ना, बहुत सारा उसको गिफ्ट देता था। और बहुत बार तो जैसे आपने सुना होगा कि लूट प्लंडर वगैरह का जो भी होता था ना, वो भी इक्वली बंट जाता था, है ना, उसका भी उसमें हिस्सा होता था, ये सारा चीजें। चलिए आगे लिखिए। सबसे पहला कौन है, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 13 से 20 तक रहेंगे, 1713 से लेके 1720 तक रहेंगे। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, इसमें लिखिए। इन्हें पेशवा इन्हें पेशवा साहू जी ने इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया बनाया इन्हीं के सहयोग से इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने। इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने थे। छत्रपति बने थे। साहू जी ने इन्हीं को अपना प्रतिनिधि बनाकर साहू जी ने इन्हीं को अपना प्रतिनिधि बनाकर 1717 में 1717 में
मुगल शासक फारुखसियार के दरबार में भेजा था। मुगल शासक फारुखसियार के दरबार में भेजा था। फारुखसियार के दरबार में भेजा था। फारुखसियार मुगल राजा था ना वो। फारुखसियार ने छत्रपति के पद को फारुखसियार ने छत्रपति के पद को मान्यता प्रदान की थी। छत्रपति के पद को मान्यता प्रदान की थी। इस संधि को मराठाओं का मैग्ना कार्टा मराठाओं का मैग्ना मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1720 में 1720 में 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका एक पुत्र आएगा, उसका नाम क्या है लिखिए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। या बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, या बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इनको लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। इनको लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। शिवाजी के बाद सर्वाधिक शिवाजी के बाद सर्वाधिक गुरिल्ला युद्ध तकनीक गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग बाजीराव प्रथम ने ही किया। बाजीराव प्रथम ने ही किया। बाजीराव प्रथम 1728 में बाजीराव प्रथम कब 1728 में 1728 में हैदराबाद के निजाम हैदराबाद के निजाम को हराकर मुंशी या मुंगी शिवगांग हराकर मुंशी मुंशी या मुंगी दोनों बोलते हैं। मुंशी शिवगांव की संधि पढ़े थे ना, सेवगांव भी होता है, इसको बोलते हैं शिवगांव भी बोलते हैं। मुंशी या मुंगी सेवगांव की संधि मुंगी या मुंशी सेवगांव की संधि की एक और नोट डालकर लिखे, नोट कर लीजिए।
बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहा, छत्रपति बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहा, जो मूवी में सीन दिखाया गया ना कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ पर वार करते हैं, है ना, लिख लीजिए कि आओ इस पुराने वृक्ष के, इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार, जड़ पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा समझिए क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि बाजीराव जो प्रथम थे ना, ये बहुत कुशल सेनानायक थे। ऐसा माना जाता है कि भाई साहब ये आज तक कोई युद्ध बंदा हारा नहीं। हाँ मतलब ये भी और भी लोग थे इसके नस के कदम पे, लेकिन ये, और इनका एक आइडियोलॉजी था, इनका एक विश्वास था मुगल साम्राज्य को खत्म करना। और मुगल साम्राज्य क्या है ना, एक इनके हिसाब से एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बरगद का वृक्ष। उसका तना है हैदराबाद, अवध, सूरत में, बहुत ऑल ओवर इंडिया में उसका छोटा छोटा जो साम्राज्य उसके अधीन है ना। छत्रपति इस विश्वास के साथ मतलब काम कर रहे थे कि जो भी छोटा छोटा राज्य है ना, इसको पहले लूट लेंगे, इसको पहले सम्मिलित कर लेंगे मराठा में, मराठा अपना परचम लहरा देगा, उसको लहराने के बाद क्या होगा ना, मराठा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इनका जो मत था ना, बाजीराव प्रथम का मत, ये थोड़ा सा अलग था। इनका कहना था कि देखिए एक बार जोर लगा के अगर मुगल सल्तनत को हम लोग कमजोर कर दे किसी भी तरीके से, क्योंकि वो बड़ा वृक्ष है, और वृक्ष के जड़ पे वार अगर करें, जड़ के पे वार करने का मतलब दिल्ली, दिल्ली पे अगर वार करें तो बाकी तो सब उसके अधीन है। एक बार कब्जा अगर दिल्ली पे कर ले हम लोग तो बाकी सब तो हमारे अधीन आ ही जाएगा। इसीलिए मूवी में जब आप देखिएगा ना, बाजीराव मस्तानी जो मूवी थी, उसमें पहला ही सीन है ये, एक मयूर का पंख रखता है ना, और उसको बोलता है, उसका एक परीक्षा होता है, बालू में रेत में गाड़ देता है और बोलता है कि इसको दो भाग में, इसको तोड़कर अपने शास्त्र का भी परिचय दीजिए। तो वो तीर चलाता है एकदम जड़ पे, ठीक है ना, तीर चलाता है एकदम जड़ पे, और जड़ जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है और इसके अंदर गाड़ा हुआ है, इसको बोल रहा है कि दो भाग में इस मयूर पंख को क्या है ना, आपको तोड़ना है, और इसके साथ अपना शास्त्र का भी प्रमाण आपको देना है। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये बोला कि ठीक है, अब ये दूर से तीर चलाया, बहुत डिफिकल्ट है इसको भेदना, तो उसने क्या किया ना, इसको यहाँ पे ना मार के यहाँ पे मारा, क्योंकि इतना तो अंदर भी है ये। और बात किया गया था मयूर पंख को दो भाग में तोड़ने का और शास्त्र का भी परिचय देने का। तो इसने बोला कि अब इनका जब परीक्षा हो रहा था तो सब लोग बोले कि कहाँ मार पाए आप, तो जड़ पे मारे, यहाँ पे मारी, तो मोर पंख वैसा का वैसा ही खड़ा है। तो बोला कि आप मिट्टी छान कर देखिए, मोर दो भाग में बट चुका है, पहले से थोड़ा छोटा भी है ना। और शास्त्र का परिचय दिया कि कोई भी बड़ा वृक्ष कितना भी बड़ा हो, अगर उसके जड़ पे वार किया जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा, वृक्ष गिर जाएगा। तो इसी के साथ मतलब यार मूवी में बड़ा अच्छा सीन है, और ये सीन रियलिटी में है, ऐसा नहीं कि अपने से, मतलब ये क्या नाम है डायरेक्टर उसका, लीला भंसाली, ठीक है ना, ये पूरा अपने से बना दिया, नहीं, ऐसा कुछ कुछ उसमें सही चीज भी है और ऐसा दिया हुआ भी है। तो मूवी में कुछ कुछ चीजें सही भी दिखाई गई है। ठीक है, आगे लिखिए। कहां तक लिखे हम लोगों ने? इस पर साहू जी ने यह प्रक्रिया दिया कि, इस पर साहू जी ने यह प्रक्रिया, हाँ इसे में लिख लीजिए, इस पर साहू जी ने यह प्रक्रिया दिया कि आप निसंदेह एक, आप निसंदेह एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, योग्य पिता के योग्य
पुत्र हैं और आपके प्रयासों से आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का ध्वज, जिसको पताका भी बोलते हैं, ध्वज, आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का ध्वज कटक से अटक तक, कटक से अटक तक लहराएगा। कटक कहाँ है? अटक कहाँ है? जम्मू कश्मीर के ऊपर। हाँ मतलब उसी पीओके वाला जो एरिया है ना, वहां पे है। उतना ज्यादा। एटलस है आपके पास? एटलस लाए हैं? है? हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला है? कौन सा एडिशन है? एडिशन दिखाई नया है कि कौन सा? ये तो स्कूल, अच्छा स्कूल एटलस है ना, स्टूडेंट एटलस नहीं है। निकालिए पेज नंबर 10, निकालिए इसमें इंडिया का मैप। नया वाला एडिशन में हो सकता है कुछ चेंज होगा, उसमें जम्मू कश्मीर का भी होगा। 9, 10, 11, हाँ उसमें आपको 10 में मिल जाएगा, 10, 12 में, 8 में, 8 में है। थोड़ा सा एक पेज और पलट लीजिए, एडिशन थोड़ा सा चेंज किया है। ये जम्मू कश्मीर वाला खुल गया है ना, थोड़ा आगे। हाँ उसमें आप भारत का मैप देखिए, और हाँ बस ये वाला इधर इधर, हाँ भारत का मैप देखिए, और आप इसका पहले साम्राज्य समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पे आपका है जम्मू कश्मीर वाला रीजन। ये रहा आपका उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में एक जगह है कटक, और यहाँ पे कहीं पे आपका है इस वाले रीजन में। और यहाँ पे आपका कौन सा रीजन है? मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य ये इस तरीके से फैल रहा है ना, इस तरीके से। तो इसका कहना था कि हम यहां से जो है ना पूरी तरीके से ये ऐसे करके ऐसा बनाएंगे अपना मराठा साम्राज्य, ठीक है ना। ऐसे करके आपके बुक में इतिहास का इसमें शायद मैप हटा दिया है। इसमें पहले इतिहास का भी बहुत सारा मैप रहता था, उसमें मराठा साम्राज्य दिया हुआ था, बाजीराव जब पेशवा था ना उस समय का। ठीक है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ एग्जाम में पहले क्या होता था, मैप दे देता था 4 गो, ठीक है, मैप 4 दे देता था, और उस चारों मैप में बोलता था कि इसमें से बाजीराव प्रथम के समय मराठाओं का जो साम्राज्य का मतलब है उसका कितना था। और ऐसा क्वेश्चन आता था यूपीएससी वगैरह में। 4 को मैप दे दिया और चारों में अलग अलग मराठा का ये बना दिया, और आपको पूछ देता था कि बाजीराव के समय मराठाओं का साम्राज्य इनमें से चारों मैप में से कौन सा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे मेरे हिसाब से पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप पढ़ लीजिए कि हो सकता है बच्चा उच्चा को जब पढ़ाइएगा टीचर बनने के बाद तो उसको मैप बना के दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सारा चीज था। चलिए आगे लिखे। बाजीराव प्रथम ने बाजीराव प्रथम ने बाजीराव प्रथम ने 1737 1737 1737 में मात्र 500 घुड़सवार लेकर 500 घुड़सवार लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह, ये लिखे भी हम लोग वहां पे, ठीक है ना, मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया, मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया, और दिल्ली को पूरी तरह लूटा, मराठाओं ने
इस लूटपाट के बाद, इस लूटपाट के बाद मुगल शासक मोहम्मद शाह, मुगल शासक मोहम्मद शाह के मत के साथ एक संधि की, मोहम्मद शाह के साथ एक संधि की, जिसके तहत जिसके तहत 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष, जिसके तहत 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष लेकर विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद, सैन्य मदद देने का वचन, सैन्य मदद, विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद, सैन्य मदद देने का वचन दिया। देखिए थोड़ा समझिए क्या है, ये तो एग्रेसिव था ही शासक, इसको इंफॉर्मेशन कहीं से मिला, कहीं से इंटरनल इंफॉर्मेशन मिला कि ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है ना, बड़ा रंगीन आदमी है, तो ये थोड़ा सा है कमजोर, और यही भोग विलास के जीवन में जीता है ये। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया बाजीराव, और बाजीराव ने क्या बोला कि चलो एक बार चाय पी के आते दिल्ली से। 500 आदमी को लिया, घोड़सवार को, बोला चलो चाय पी के आते हैं दिल्ली से, जैसा माहौल रहेगा वैसा। अब ये इंफॉर्मेशन मोहम्मद शाह रंगीला तक पहुंच गया, और भाई साहब मोहम्मद शाह रंगीला जो है ना, मराठाओं का जो साम्राज्य था, देखो कुशल शासक जो रहता है वो चीजों से पैनिक जल्दी नहीं होता, लेकिन जो कुशल शासक नहीं होगा ना, वो छोटी छोटी बातों से पैनिक हो जाएगा। अब वो सुना कि मराठा आ रहा है, उसको लगा एकदम 5 लाख फोर्स लेके आ रहा होगा दिल्ली, तो आज एकदम ये कर देगा वो कर देगा। उससे ज्यादा जब राजा बहुत ज्यादा कमजोर होता है ना, तो उसका सेना जो होता है वो और कमजोर हो जाता है। और सेम चीज उसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में दिखता है? पेशवा के अगेंस्ट में, बाजीराव। इसका सेना कमजोर भी रहता है ना, तो इसका मनोबल हमेशा बढ़ाता है, हमेशा युद्ध में आगे रहता है। बोला कि तू भी एक आदमी, हम भी हैं। एक मराठा अगर 50 आदमी या 20 आदमी के ऊपर भारी पड़ जाएगा, तुम एक नहीं, एक के बराबर 20 हो, तो अगर तुम्हारे पास 1000 आदमी है और उधर 20,000 भी है, तो तुम उसके ऊपर काफी है। टारगेट बस यही रखना है कि एक के बदले 20 मारना है एक आदमी को। अब जब सेना नायक खुद 50 मार रहा है, जो पेशवा है बाजीराव, तो मोटिवेशन तो बनेगा ना यार दूसरों में। इधर मोहम्मद शाह रंगीला आराम से अपना गाना बजाना सुन रहा है, ठीक है ना। उसको बोला कि सर वहां से लोग निकल गए, आ रहा है चाय पीने। ये पूरा पैनिक हो गया, सेनापति को बुलाया, सेनापति बोल रहा है कि पहले पैसा वैसा कुछ दीजिए हम लोग को, ठीक है ना। 500 आदमी आया, लूटपाट पूरा दिल्ली में किया, ठीक है ना। एगो समझौता भी करके गया, बोला दिल्ली का चाय बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, मतलब दिल्ली का शरबत चाय जो भी बोली बड़ा अच्छा है, हम आपको सैन्य मदद देंगे जब भी। मुगल को सबसे ज्यादा खतरा है मराठा से, और मराठा उसको जाके बोल रहा है कि भाई साहब आपको विदेशी कोई आक्रमण अगर आपके ऊपर करेगा ना, जैसे मान लीजिए आज हम कर दिए, कल कोई भी तो कर सकता है ना, तो आप हमको 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष दीजिएगा मराठाओं को। तो बोला उससे क्या होगा? बोला उससे ये होगा कि हम लोग पहुंच जाएंगे युद्ध करने। हम तो 500 लेके आए थे, मान लीजिए कोई आदमी 1000 घोड़ा वाला आदमी लेके आएगा तो क्या होगा? तो उससे मोहम्मद शाह को लगा कि हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, तो फिर एक संधि की गई और एक सैन्य समझौता किया गया, ठीक है ना। और इसी समझौता को बोलते हैं, मराठाओं के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा। मुगल शासक पहली बार मराठाओं के अधीन रहा इस समझौते के बाद। बाद में इसको तोड़ा गया, समझौता टूटा, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज रहा। अब यहां से जब आप सिचुएशन को समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि 1761 से 63 के बीच में जो युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध था? 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई। उस समय तक मराठा थोड़ा कमजोर रहेंगे, और दावेदारी करते हैं मराठा किस चीज का?
दिल्ली का। लेकिन दिल्ली में तब तक एक और आदमी का नजर है, उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अब भारत इंटर जो है ना, ये मुद्दा जो है इंटरनेशनल चला गया है। पहले तो मुगल साम्राज्य जो था ये तो इसको संभाल लेते थे हम, अब बात हो गया है अंतरराष्ट्र का। अब इंटरनेशनल अफगानी एक आएगा कमांडेंट इन चीफ, और बहुत क्रूर। अहमद शाह अब्दाली को हल्के मत लीजिए। इसका अहमद शाह अब्दाली जो है ना, ये बहुत मतलब पावरफुल आदमी था, इसके पास मिलिट्री बहुत ज्यादा था, और उस साइड का आदमी था। ये आता था बस जब मन किया भारत लूट के चला गया। लेकिन इसको ऐसा पहली बार लगा कि पानीपत में एक बार लड़ाई करते, और जो सबसे ज्यादा जो है ना पावरफुल मराठा, मराठा को लगा कि यार अगर पानीपत के युद्ध में अगर अहमद शाह अब्दाली और जो मुगल फोर्सेज अगर उसको हरा दिए, तब तो पूरे एरिया का माई बाप हम ही हो जाएंगे। तो एक बार दम लगा के लड़ना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पानीपत का लड़ाई हर चीज को कभी ये नहीं बताता कि भारत पे कौन राज करेगा। पानीपत इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र है, वहां पे युद्ध में हारने वाला आदमी बस ये तय करता है कि वो तो अब शासक नहीं बनने वाला इस देश का। पानीपत एक ऐसा जगह है ना जहां पे बहुत लार्ज स्केल में लड़ाई होता है, बहुत बड़ा, लाखों फोर्सेस रहेगा। तो उसमें जो पराजित होगा ना, उसका रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा, आधा से ज्यादा सेना मर जाएगा। क्या? हाँ मतलब बता रहे हैं, अभी कहानी उसमें जब हम लोग आएंगे ना तो बताएंगे सारा चीज। पानीपत क्या है ना, एक जगह है। आप अगर थोड़ा सा मैप में देखिएगा, क्या चीज, हाँ, ये वाला रीजन है पानीपत का। हरियाणा के जस्ट ऊपर पंजाब है, पंजाब में हिमालय है। पंजाब से जैसे ही हरियाणा की तरफ आप आते हैं, तो यहां से एक समतल भूमि प्रारंभ हो जाती है, एक मैदानी भाग। अब मान लीजिए कोई आक्रांता इधर से आया, तो यहां पे इसको बैरियर मिलेगा हिमालय। उसके बाद 5 गो रिवर है, नदी, सतलज, सिंधु, ब्यास, चेनाब, झेलम, है ना। तो पंजाब वाला जो रीजन है ना, ये थोड़ा सा मतलब आप कह नहीं सकते कि युद्ध क्षेत्र के लिए कुशल यहाँ पे है। तो यहाँ पे इतना बड़ा युद्ध संभव नहीं था। तो दिल्ली है जस्ट इसके बगल में, यहाँ पे है दिल्ली, इस वाले रीजन में। और यहां से पूरा का पूरा सपाट है। कभी आप अगर दिल्ली रहे होंगे, तो दिल्ली से लोग वहां पे अक्सर चंडीगढ़ जाया करते हैं आराम से। भाई लोग लद्दाख उद्दाख भी निकल जा रहा है, चंडीगढ़ भी निकल जा रहा है। चंडीगढ़ के जस्ट बाद आपको सोनीपत मिलेगा, पानीपत मिलेगा। वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल वो रीजन है जहाँ पे खेती होता है, एकदम सपाट भूमि। अब यहां से जो आदमी मान लीजिए ये नदी नाला सब कुछ पार करके आ गया, उसके बाद तो उसको यहाँ पे कोई दिक्कत होगा क्या आगे बढ़ने में? कोई भी तरह का दिक्कत? तो इसीलिए ज्यादातर क्या होता था ना, लोग यहाँ पे जो दिल्ली वाला लोग शासक था ना, ये यहीं पे पानीपत पे ही लोगों को रोकना चाहता था कि तुम दिल्ली तक मत आओ, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो फिर कमांड हो जाएगा। तो इधर तो तुमको हिमालय नदी उदी सब रोक लेगा, तो हम वहां से तुम ग्रसित होके आएगा तो हम तुमको यहाँ रोकेंगे। तो ये वाला जो रीजन है ना पानीपत वाला, ये इसीलिए आपका भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रीजन है। यहां पे कोई राजा अगर हार रहा है, इसका मतलब तय है कि उधर वाला आदमी को क्या हो गया, परमिशन मिल गया दिल्ली का। और पानीपत की लड़ाई में अगर कोई युद्ध हार जाता है, तो इससे एक चीज तो साफ हो जाता है कि हारा हुआ पार्टी दिल्ली का राजा, जीतने वाला नहीं। क्योंकि जीतने वाला आदमी आकर दिल्ली पे बैठ जाएगा तो इधर वाला के साथ उसका कन्फ्लिक्ट, इधर वाला के साथ उसका कन्फ्लिक्ट, इधर। तो जरूरी नहीं कि जो जीत गया वो दिल्ली का शासक बन ही जाए। लेकिन जो यहां पे हार जाएगा वो कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध होगा, लाखों की संख्या में लोग मरेंगे। उसका तो एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से चरमरा जाएगा वो पूरा का पूरा, आर्थिक रूप से कमजोर, सैन्य रूप से कमजोर, है ना। और पानीपत में इतना बड़ा युद्ध हारने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन के नीचे धंस जाता है, तो वो तो शासक नहीं बनेगा। तो इसीलिए यूपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पहला क्वेश्चन पूछा था कि जितना भी युद्ध बड़ा बड़ा जो हुआ है भारत के राजनीति को पलटने में, वो सारा पानीपत में ही क्यों हुआ, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था पानीपत में पराजित जो होती थी ना जो शक्ति, वो इस चीज से
बहुत ज्यादा संलग्न थी कि वो अब भारत के राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है। मतलब पानीपत में जो युद्ध हुआ उसमें जो पराजय का जिसको सामना करना पड़ा, ये तय करती थी कि वो भारत के गद्दी पर कभी नहीं बैठेगा। तो इसको अपने हिसाब से आपको सत्यापन देते हुए इसको लिखना है। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आपसे नहीं पूछा कब हुआ, आपसे ये भी नहीं पूछा किसके किसके बीच में हुआ, इसका परिणाम क्या रहा, नहीं। आपसे पूछा कि पानीपत का युद्ध जो है, या इतना बड़ा बड़ा युद्ध जो भारतीय राजनीति को पलट देता था, भारतीय राजनीति तंत्र को पूरी तरीके से मतलब बदल के रख देता था, वो ज्यादातर युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ। तो आपको समझ में आ गया, ये एक चौक पॉइंट है। चौक पॉइंट का मतलब यहां से पूरा का सपाट एकदम हो जाएगा, यहां पे हराने का मतलब है पूरा दिल्ली तक कब्जा, है ना। क्योंकि जो सेना पहाड़ नदी नाला पार करके आई है और वो पानीपत तक आ गई, और पानीपत के बाद पूरा सपाट भूमि है, ठीक है ना, और वहां पे किसी को हरा देती है पानीपत में आके, तो उसके लिए उसको तो लाइसेंस मिल जाता है आगे बढ़ने का। इसीलिए सारा का सारा निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ, पानीपत में। जैसे पहला युद्ध 1526, बाबर आया, इब्राहिम लोदी दिल्ली के गद्दी पे बैठा था, हराया, तख्ता पलट हुआ, मुगल साम्राज्य। दूसरा अकबर हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हेमचंद्र था, हेमू के बीच में हुआ और अकबर के बीच में हुआ। अकबर उस समय छोटा था, बैरम खान लीड कर रहे थे, वहां से हेमचंद्र जो है वो हारा, हेमू हारने के बाद तख्ता पलट कौन आ गया, अकबर बादशाह बना। तीसरा युद्ध कौन हुआ, भारत में इधर से पावर बढ़ता हुआ किसके पास था, मराठा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, मराठा हारा, कौन आया फिर, मतलब वो तो रखा उसी को, मुगल शासक को ही रखा, लेकिन उसके बाद मराठा क्या कभी उठ पाया, कभी नहीं उठ पाया। मतलब ये चीज हर बार तय करती है, शासक भले अलग रहे कोई, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली थोड़े भारत पे राज किया, वो तो उसी को मतलब मुगल शासक को ही बैठा दिया ना कि तुम अपना करो, हमको बस पैसा से मतलब लूट लाट के ले गया। आप एक सीन आता है यहाँ पे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब होता है ना 1761 में, तो एक क्या तो नाम था उनका, हम फिर भूल रहे हैं उनका, जो मराठा के सैनिक थे, हाँ जो उसको लीड किए थे, सदाशिव राव, सदाशिव राव भाऊ जो है उसको लीड कर रहा था। एक ऐसा बहुत सारे किताबों में मिलता है उल्लेख कि जहां पे वो खड़ा था ना, जिस जगह पे अहमद शाह अब्दाली के बीच में इसके एक बात हुआ, एक बात हुआ कि दिल्ली से नीचे का सारा चीज तेरा, दिल्ली के नीचे का तुम सारा चीज ले लो, दिल्ली छोड़ दो, ठीक है ना, और यही समझौता करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर एक चीज और समझौता बोला कि दिल्ली के इधर वाला हिस्सा पूरा मेरा, उधर वाला हिस्सा पूरा तुम्हारा, इसमें हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, ठीक है। और सदाशिव राव क्योंकि मराठा से थे, वो किसी भी तरीके से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एक बार अगर समझौता कर लिए रहते तो मराठा का जो वर्चस्व इतना बड़ा हुआ था ना, वो क्या हो जाता, समझौता कर लेता तो खत्म हो जाता वहीं पे, है ना। तो इसीलिए ये तीसरा, और किसी भी कंडीशन में अहमद शाह अब्दाली का बात ये नहीं माना, मतलब ये 1 इंच भूमि देने के लिए तैयार नहीं था, बोला कि या तो 100% या तो एक भी नहीं। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप हिंदू राजाओं को जब देखिएगा ना, हिंदू राजाओं के बारे में जब आप पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई राजा तो सही है, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा यार ये बेवकूफी भी ये लोग बहुत किया है। जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर, इतना युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, आज तक कोई ना जीता ना कोई हारा, पूरा मतलब अकबर कभी किसी के साथ वैसा समझौता नहीं करता था। महाराणा प्रताप के साथ पहली बार समझौता करना चाह रहा था अकबर कि आधा हिंदुस्तान मेरा आधा तुम्हारा, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे महाराणा प्रताप जो थे ना, उन्होंने बोला कि 1-1 इंच के लिए लड़ाई करेंगे, एक रत्ती भूमि, है ना, इतना के लिए। और यही चीज हुआ हमारे युद्ध का परिणाम। बाद में आप देखिएगा मुगल सल्तनत कितना ज्यादा फैला। अगर उस समय किसी भी तरीके से समझौता कर लिया जाता तो भारत का जो दृष्टिकोण होता ना, भारत का जो आप जितना गुलामी में रहे हैं आप, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई रहती, क्योंकि भारत एक कमजोर राष्ट्र नहीं है। हम तो मानते हैं पूरी दुनिया का सबसे, क्या बोल सकते हैं उसको, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र एक समय था ही, क्योंकि
इतना 1200 मतलब 1192 से लेकर आप अगर देखिएगा तो लगभग 1947 तक गुलाम है। कभी दिल्ली सल्तनत से, अफगानी से, मुगल से, सारे चीज से होने के बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज उसके बाद भी भारत आजाद हुआ और अपने दम पे खड़ा रहा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये कोई आम बात नहीं, इतना में तो बहुत सारा देश खत्म हो जाता। क्या चाहिए? इनका कुछ अलग होता था भाई। जैसे डिजिटली कैसे? ठीक है। ठीक है। देखिए, आपका बात 100% सही है। समस्या है कि हमारा 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया ना, जिसको आप बोलते हैं आर्थिक सुधार, जो 1991 में हुआ, उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा पॉलिसीज बनाया, नीति बनाया, जिससे बहुत सारी बाहर की जो कंपनियां हैं ना, वो भारत में आई और उनको बिजनेस करने के लिए हम लोगों ने दिया छूट। आप इसकी बात करते हैं, आज भी अमेरिका का सैटेलाइट हम लोग छोड़ रहे हैं पीएसएलवी में। दुनिया के लगभग जितने भी देश सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सबसे सस्ता भारत छोड़ता है। आज हम लोग ठीक है हर चीज में आगे नहीं है, लेकिन बहुत सारे चीजों में हमारा तोड़ भी नहीं है। ब्रह्मोस हम लोग बनाए मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जो हम लोगों ने बनाया, वो हम छोटे छोटे देश को दे रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे देश बड़ा मिसाइल लेकर क्या करेंगे। हम लोग फिलीपींस को दे रहे हैं, हम लोग फिलीपींस के बाद वियतनाम को, आपके और इंडोनेशियन कंट्रीज को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को हम लोग दे रहे हैं। आज रशिया के साथ हमारा एक समझौता हुआ है, हम लोग एक ऑटोमेटिक कलाशनिकोव का 203 जो मॉडल है वो बना रहे हैं भारत के उत्तर प्रदेश में। आज पूरे दुनिया में चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है, ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा। हमारा जनसंख्या थोड़ा सा नियंत्रण समय से नहीं रहा। आज भी भारत इस व्यवस्था में है, आज भी भारत ऐसी रिसर्च प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर रहा है, जिससे, क्योंकि हमारा दिक्कत हमारे देश के लोगों में नहीं है, दिक्कत है हमारे पॉलिसीज में। हमारा पहला एजुकेशनल रिफॉर्म जो आया ना, वो आया 30-38 साल 36 साल के बाद। यहाँ मोबाइल का हर 6 महीना में अपडेट आ जा रहा है। आप एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करने में आपको 36 साल लग रहा है। समझ पा रहे हैं? अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। 2019 में कस्तूरी रंगन कमेटी बनी, क्वेश्चन आया हुआ इससे, अभी भी 5-6 साल हो ही गया ना उसके, अभी भी क्या पूरी तरीके से लागू हो पाया क्या? हमारा देश जो है ना, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे जाति में डाइवर्सिटी है, यहाँ पे धर्म में डाइवर्सिटी है, यहाँ पे भाषाई आधार पे डाइवर्सिटी है, और इतना सब कुछ को मिला जुलाकर हम लोग आज के डेट में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरी दुनिया का। समझ पा रहे हैं? हो सकता है कि हमारा आर्थिक स्थिति कुछ समय से खराब रहा हो, लेकिन फिर भी हम लोग एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप ही का योगदान रहेगा इसमें। आज बहुत सारी चीजें हैं, आज भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जिसके वजह से जितने भी आईआईटी के टॉपर्स रहते हैं, आईआईटी के जितने भी जो टॉपर हैं, मेडिकल के टॉपर लोग रहते हैं, जो अच्छे अच्छे, भारत की सरकार उसको इंजीनियरिंग करवाती है कम पैसे में आईआईटी से, एनआईटी से, उसको एक फॉरेन कंपनी जो है 3 करोड़ 4 करोड़ करोड़ों का पैकेज देता है, वो चला जाता है। मोर देन 27% ऑफ द डॉक्टर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स आर इंडियन, मोर देन 45% ऑफ द इंजीनियर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स आर इंडियन। देखिए यही तो बोल रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे ऐसा व्यवस्था, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। पढ़ा लिखा हम लोग रहे अपने पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से वो पढ़ रहा है, लेकिन अच्छा ऑफर मिलने के बाद वो क्या चल जाता है। इंडिया में ऐसी कंपनीज है नहीं जो उस लेवल पे काम करे। समझ रहे हैं आप? गूगल का तोड़ हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है, लेकिन अगर गूगल को भारत यूज करना छोड़ दे ना, तो गूगल का शेयर बहुत नीचे आ जाएगा। गूगल जो है, और हम लोग ऐसा काम करने में अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारा सारा का सारा व्यवस्था जो है ना, अभी हम लोग ग्रोथ के ऊपर लगाए हुए हैं। अभी भी एआई वगैरह बना रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बना रहे,
हम लोग भी अपना एक बनाए हैं सैटेलाइट का कंस्टलेशन एक बनाया है जिसका नाम है नाविक। नाविक जो है, सुने हैं नाम? नाविक एक हम लोग बनाए हैं जो हमारा सैटेलाइट वगैरह को बहुत अच्छे से मतलब पोजीशनिंग करता है, ग्लोबल जीपीएस पोजीशनिंग जो होता है ना, उस टाइप का हम लोग बना रहे हैं। लेकिन हमारा प्रोडक्ट अभी ग्लोबल लेवल पे गूगल को टक्कर नहीं दे पाएगा। मोबाइल तो हम भी बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं? माइक्रोमैक्स लावा अभी बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना रिसोर्स भी नहीं है कि हम लोग, अब आप सोचिएगा डायरेक्टली कि हम लोग एप्पल के साथ कंपेयर कर लें, तो ये जो चीज है ना, वो मतलब इस टाइप का चीज है ना। अभी तो सारे मोबाइल वगैरह में, मोबाइल फोन में क्या आ गया है, आप बढ़ रहे आगे आप, हाँ हाँ, जितना भी मोबाइल कंपनी है ना, वो सारा का सारा मोबाइल कंपनी जो है, अभी भारत उसका सबसे बड़ा मार्केट है। सैमसंग हो चाहे एप्पल, कोई भी नया मोबाइल लॉन्च होता है ना, भारत में उसका नजर रहता है कि भारत का मार्केट में उसका क्या व्यवस्था रहेगा। जिस दिन एप्पल का मोबाइल, तो अभी इंडिया प्रोड्यूसर नहीं है, अभी इंडिया कंज्यूमर है और इंडिया उपभोक्ता है। इसीलिए अभी आने वाले समय में ये, मतलब क्या बोल सकते हैं आप, प्रोड्यूसर बन जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन इसमें, और जिस दिन हम लोग प्रोड्यूसर बनेंगे, हम लोग अभी मार्केट पकड़ रहे हैं अपने हिसाब से। जैसे अफ्रीकन यूनियन, लावा का मोबाइल, उसके लिए एप्पल का मोबाइल है, तो हम लोग वहां पे बेच रहे हैं। हमारा हीरो का जो बाइक है ना, वहां पे हार्ले डेविडसन है, ठीक है ना, उस टाइप का। तो हम लोग ऐसा ऐसा मार्केट पकड़ रहे हैं, छोटा छोटा तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भारत में भाई साहब करप्शन भी तो बहुत है। एक एक नेता भाई 30-30 हजार करोड़ रुपया का गबन करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो समस्या है, इसको धीरे धीरे सुधारेंगे, लेकिन हाँ, देश हमारा ही है, हम ही लोग को मिलके करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तब कोई दूसरा थोड़े करने आएगा। आज वो भाग जा रहा है, उसके अंदर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ह्यूमैनिटी का कोई ऐसा बात उसके अंदर नहीं है, तभी तो अपना देश को छोड़कर जा रहा है। ऑफर तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी आया था, ये तो नहीं गए कभी। के सिवान को भी आया था, ये लोग तो कभी छोड़कर नहीं गए, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं ये हम लोग को आज भी पढ़ने के बाद राष्ट्रीयता हमारे अंदर जाग नहीं पा रहा है। इजरायली आदमी को आप कितना भी बोल लीजिए, एकदम ग्रास रूट से एकदम जुड़ा हुआ आदमी है इजरायली आदमी। सबसे पहले उसके लिए है उसका देश, उसके बाद उसका लोग, उसके बाद दुनिया है आज। और इतना होना चाहिए, इतना है। इसीलिए आप देखिएगा, आज तक दुनिया में जितना भी नोबेल प्राइज मिला ना, उसमें से 70%, 90% लोग इजरायली है। इतना ज्यादा लोग हैं, क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका राष्ट्र प्रथम है, उसका भाषा प्रथम है, सारा चीज प्रथम है, ठीक है ना। हमारे लिए क्या है, हम लोग एक बोतल दारू में बिक जा रहे हैं वोट के समय, 1 केजी मुर्गा में बिक जा रहा है भाई, ठीक है ना। तो गलती हम में है। अगर आपके परिवार में 10 आदमी होगा, आप अपने परिवार के 10 आदमी का वोट एक जगह नहीं गिरवा पा रहे हैं कि शिक्षित नेता को दिया जाए, हम आपसे क्या ही उम्मीद रखें? समझ पा रहे हैं? तो फॉल्ट देश में नहीं है, फॉल्ट हम लोगों में है, इसीलिए हमारा देश इससे परेशान है। जिस दिन हम लोग सुधर जाएंगे, 1 बोतल और 1 केजी में बिकना बंद हो जाएंगे, उस दिन हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। तो यही चीज है। चलिए आगे लिखते हैं, कहां तक किए हम लोग? ठीक है, 1739 में, 1700, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 1739 में, 39, 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला, ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला, ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला कौन? नादिर शाह। नेपोलियन, ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु बाजीराव प्रथम ने कोई भी सैन्य मदद नहीं भेजी, किंतु बाजीराव प्रथम ने कोई भी सैन्य मदद नहीं भेजी। एक और नोट देकर लिखिएगा,
बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट सालसेट और बसीन जगह है, पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन, सालसेट और बसीन के महल छीन लिए। सालसेट बसीन के महल छीन लिए। बाजीराव हिंदुओं पर मुगलों के समान बादशाही, दोनों बोलते हैं इसको, बादशाही की स्थापना करना चाहता था। बादशाही की स्थापना करना चाहता, जैसे मुगल में बादशाह होता था ना, वैसा ही पोजीशन पे एकदम हिंदू में भी होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। ठीक है। बाजीराव का संबंध, हाँ, बाजीराव का संबंध एक मुस्लिम महिला मस्तानी, मुस्लिम महिला मस्तानी, महिला मस्तानी, मुस्लिम महिला मस्तानी के साथ था। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, साहूजी बाजीराव के समय, साहूजी बाजी राव प्रथम के समय पूरे मराठा साम्राज्य को पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांटा। परिसंघ मतलब मराठा का जो साम्राज्य है ना, उसको 5 भाग में, 5 सेंटर में बांट दिया। ठीक है ना। सबसे पहला परिसंघ कौन सा है? बड़ोदरा या बड़ौदा। बड़ौदा, इसमें प्रशासक थे गायकवाड़। ठीक है। उसके बाद है पूना। पूना में कौन था? पेशवा गायकवाड़। दूसरा में पूना में पेशवा, नागपुर में भोसले। नागपुर में भोसले। इंदौर के होलकर। इंदौर के होलकर। और आखिरी कौन सा है? ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के अब आपको समझ में आया बड़ौदा कहां पे है? गुजरात। पूना कहां पे है? महाराष्ट्र। नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र। इंदौर कहां पे है? मध्य प्रदेश। और ग्वालियर कहां पे है? मध्य प्रदेश। ये इतना जगह पे इन लोगों को वहां का शासक बनाया है ना, और शासक बना के वहां पे उनको जागीरदारी दे दी, और अपना अपना ये सारे लोग
किसके अधीन थे? मराठाओं के। अब इसीलिए आप देखिएगा ना कि ग्वालियर में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, सिंधिया राजघराना, वो भी उसका पूर्वज कौन रहा है? मराठा। अभी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके पिताजी माधवराव सिंधिया, ठीक है ना, वो सब इसी समय से हैं, मराठाओं के अधीन रहे हैं। उनकी एक बुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसका नाम है वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे को आप जानते होंगे, राजस्थान की 14 से 18 के आसपास वो रही थी, क्या चीफ मिनिस्टर वहां की थी वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे सिंधिया घराने से थी, और उनका भी एक रानी के तौर पे वहां पे शादी हुआ है एक राजघराने में। राजस्थान का एक राजघराना, एक परिवार है, उनका उस घराने में शादी हुआ है। हम नाम भूल रहे हैं उनका, क्या नाम है उस घराने का, को नहीं, उसका कुछ मतलब नाम है, एक टाइटल भी है और उसका राजा का भी नाम है, और वहां पे वसुंधरा राजे को रानी बोला जाता है, ठीक है ना। वसुंधरा राजे जो है वो एक राजघराने की मतलब बहू है, और वहां से इलेक्शन लड़ी, और वहां से इलेक्शन लड़ी, जीती, और वहां की राजस्थान की सीएम बनी। इस बार भी बीजेपी का सीएम बनने के कैंडिडेट उम्मीदवार थी, लेकिन भाई लोग भजन लाल को बना दिया, ठीक है ना। कैंडिडेट यही थी, इनको भी लग रहा था कि यही बनेंगी, लेकिन इससे पहले जो एक चुनाव हारी है ना बीजेपी वहां पे, इसी के जिद से हारी है। बीजेपी जितना भी काम कर रही है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा समस्या उत्पन्न हो जा रहा था, और वहां के लोग जो है ना वसुंधरा राजे से थोड़ा सा नाराज थे, क्योंकि बहुत सारे चीजों में ना ये एक मतलब जातिवाद वाला इनके ऊपर आरोप है, कि जो स्वर्ण लोग होते हैं ना, उच्च जाति के लोग, उनके लिए ही ज्यादा काम करती हैं, और निम्न वर्ग के जो लोग हैं ना, इनको मतलब नजरअंदाज करती हैं, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा है। वसुंधरा राजे का उस समय लगा था। और ऐसा सीन आया कब? 2016 में, जब एक टेंडर, एक रोड बनाने का टेंडर, एक राजस्थानी जो बिजनेसमैन है, जो कि राजघराने के साथ जिसका संबंध माना जाता है और उसी कास्ट के हैं, राजपूता, मतलब वो मेवाड़ी राजपूत खानदान से वो बिलोंग करते हैं, उन लोगों को जब देना स्टार्ट की ना, तो यहां से कॉन्फ्लिक्शन बढ़ा। तो इसीलिए बीजेपी ने इनको उस बार जब कंप्लीट कर ली, इस बार भजन लाल को बनाई। बीजेपी जो है ना, हर बार देखिएगा अलग अलग स्टेट में क्या कर रही है, किसी को ही बना दे रही जिसको आप नहीं जान रहे हैं। रीजन क्या है बीजेपी का? कि सत्ता हासिल करना नहीं है। आप अलग अलग आदमी को दीजिएगा तो वो, कोई नया आदमी अगर सीएम बनेगा ना, तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसको बदल देंगे। आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया, कोई जानता भी नहीं था, सब सोचे थे शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही इलेक्शन जीता बीजेपी वहां पे, इसको आप नकार नहीं सकते। और इस बार अगर कैबिनेट में कृषि मंत्री इनको नहीं मिला रहता ना, शिवराज सिंह चौहान को, तो बीजेपी का छवि खराब हो जाता मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी खराब हो चुका है ना। तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है। तो लास्ट में बीजेपी थोड़ा सा, उसको सीएम तो बना ही नहीं, कैंडिडेट तो वही थे, तो इनको एमपी का इलेक्शन लड़ा के कैबिनेट में बुला लिया कि आप आइए, हमारे कृषि मंत्री के रूप में आप काम कीजिए। तो ये सारा चीज, और ये चलता रहता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक किए हैं। कल हम लोग बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद माधवराव के बारे में पढ़ेंगे, और वहां से कल हम लोग मराठा कंप्लीट कर लेंगे। और मराठा के बाद फिर हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, उसमें हम लोग आएंगे, ठीक है ना। और टॉपिक वाइज हम लोग चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। और धीरे अब यहाँ से क्या है ना, बड़ा बड़ा कोई टॉपिक बहुत ज्यादा बचा नहीं है, एक एक दिन में एक एक टॉपिक निकलता चला जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो पूछिए। ऑनलाइन वाले आपको अगर कोई डाउट है, जो क्लास छूट गया है उसका बैकअप सारा यूट्यूब पे है, आपको मिल जाएगा, लिंक आपको शेयर हो जाएगा यहाँ से, वो सारा सेव है, आप उसको देख लीजिएगा। ज्यादा दिन नहीं, 8-10 दिन क्लास हुआ है तो उसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। एकदम डाल देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा आपकी क्या प्रक्रिया है जरा इसमें देखिए। भाई क्लास मेरा जो है ना 10:30 बजे से होता है। हाँ हाँ हाँ, 10:30 बजे। हाँ, ये सारा कंबाइंड क्लास चल रहा है, जो भी जीएस का पोर्शन है ना, वो सारा इसमें चल रहा है। अरे भाई क्लास लाइव है यार, कोई रिकॉर्ड करके थोड़ी डाल रहा है क्लास। अंशु कुमारी, क्लासेस आर लाइव। हाँ,
ये टोटल पीआरटी पीजीटी जितने में भी जो सिलेबस है ना आधुनिक भारत, वो सारा हम लोग कर रहे हैं, तो सबके लिए क्लास है, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। हाँ, जिसके भी सिलेबस में मॉडर्न इंडिया है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, आधुनिक भारत। चलिए, कोई भी डाउट अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार मैनेजमेंट से बात कीजिए। हम लोग कल मिलेंगे 10:30 बजे। थैंक यू।